Assalamu alaikum and welcome to Creative Babar and welcome to day 1 of 7 days Monstack Learning Challenge। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इंस्टॉलेशन ऑफ Node.js, सेटअप MongoDB डेटाबेस, इंस्टॉलेशन ऑफ React.js और प्रोजेक्ट का हम कंप्लीट ओवरव्यू देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे, Node.js को भी इंस्टॉल करेंगे, साथ में MongoDB डेटाबेस भी बनाएंगे और हम React.js को भी इंस्टॉल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। Node.js को इंस्टॉल करने के लिए आपने गूगल पे आके लिखना है Node.js। आपके पास फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो आपके पास Node.js की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपके पास ये वर्जन आ रहा होगा, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड Node.js LTS, इसको आपने क्लिक करना है, आपके पास एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आपके पास डाउनलोड हो फिर आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन करके नेक्स्ट करते जाना है और ये आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों जब भी हम React.js के साथ काम करते हैं, Node.js के साथ काम करते हैं या Monstack टेक्नोलॉजीज़ के साथ काम करते हैं तो हमारे पास npm पैकेज या yarn पैकेज इस्तेमाल होता है। हम इसके अंदर यूज़ करेंगे npm पैकेज को। जैसे आप Node.js को इंस्टॉल करते हो npm पैकेज आपका साथ ही इंस्टॉल हो जाता है। तो उसको चेक करने के लिए सिंपली जब आपने एक दफ़ा Node.js को इंस्टॉल कर लिया, चूँकि ये Monstack सीरीज़ है इसके अंदर आपको पहले Node.js का भी नॉलेज होगा, इससे पहले आपको React का भी नॉलेज होगा, तो आपको पता है कि हम Node.js के साथ काम किस तरह से करते हैं। सिंपली आपने इसको इंस्टॉल करना होता है, फिर आपने यहाँ पे सर्च बॉक्स में आना है और यहाँ पे लिखना है CMD और CMD के अंदर आपने सिंपली आके यहाँ पे लिखना है Node-वर्जन। ये आपके पास वर्जन आ गया। अब मेरा जो Node.js है थोड़ा सा ओल्ड इंस्टॉल है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। आप जब इसको इंस्टॉल करोगे तो आपके पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होगा। इससे इतना खास कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि आप लेटेस्ट वर्जन ही इंस्टॉल रखो। अब npm पैकेज को चेक करने के लिए भी आप यहाँ पे लिखोगे npm -- उसके बाद वर्जन और आपके पास इसका वर्जन भी आ जाएगा कि आपके पास npm का कौन सा वर्जन है। तो ये आपके पास वर्जन आ गया। अब इसका सिंपल मतलब है कि आपके पास यहाँ पे Node.js भी इंस्टॉल है और आपके पास npm पैकेज जो है वो भी आपके पास इंस्टॉल है। अब हम अपने प्रोजेक्ट को सेटअप करेंगे। प्रोजेक्ट को सेटअप करने के लिए आपके पास कोई ना कोई कोड एडिटर होना चाहिए जिसके अंदर आपने कोड लिखना है। सिंपली आपने गूगल पे आके लिखना है VS कोड और यहाँ सिंपली आप लिख दोगे VS तो आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करके ओपन कर लेना है और साथ ही आपके पास ये प्लगइन है Git Bash प्लगइन। अब यहाँ पे आके लिख दो Git Bash प्लगइन डाउनलोड या सिंपली आप लिख दो Git डाउनलोड और आपके पास ये वेबसाइट आ जाएगी। इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको भी ओपन कर लेना है। जैसे आप ओपन करोगे ये आपके पास डाउनलोड वाला बटन आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एक आपके पास सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा। सिंपली आपने नेक्स्ट करके उसको इंस्टॉल कर लेना है। सेम इस तरह से आपने VS कोड को भी इंस्टॉल कर लेना है। अब VS कोड को इंस्टॉल करना वेरी सिंपल है। आपने जस्ट डाउनलोड करना है, डबल क्लिक करना है, ओपन करना है और सिंपली नेक्स्ट और जो इसके प्राइवेसी पॉलिसीज होंगी उनको आपने एग्री कर लेना है। उसके बाद आपका VS इंस्टॉल हो जाएगा। ये फिर भी मैं आप लोगों को ये चीज़ रिपीट करवा रहा हूँ, जो इस कोर्स को ले रहे हैं लोग, मेरे ज़हन में यही है कि उन्हें पहले VS कोड का पता है, Node.js का पता है, React.js का पता है। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही बिगिनर हो, आप पहले जो प्रीवियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके ऊपर आपको इतना ज़्यादा बुरा हासिल नहीं है, फिर भी आप इसको फॉलो अलॉन्ग करो। जो मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ सेम उस तरह से आप फॉलो करो तो आप मेरे साथ इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट कर लोगे। अब जब आपने किट को भी इंस्टॉल कर लिया और आपने VS कोड को भी इंस्टॉल कर लिया, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपनी ड्राइव्स के अंदर आ जाना है। इनमें से किसी ड्राइव के ऊपर चले जाओ या आप डेस्कटॉप के ऊपर चले जाओ और वहाँ पे जाके आपने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है और उस फोल्डर का आप जो मर्जी नाम रखना चाहो रख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको रख दूँगा मारन ब्लॉग्स। ठीक हो गया, ये भी सिर्फ याद दहानी के लिए मारन ब्लॉग। इसको आप डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये आ रहा है ओपन Git Bash शेयर। आपका ये जो प्लगइन है Git Bash वाला अब ये यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करते हो तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाता है। अब जिस तरह से आपको पहले किस ड्राइव के अंदर जाना होता था, अब जिस तरह से मुझे F ड्राइव के अंदर जाना हो, नॉर्मल CMD के अंदर मैं क्या करूँगा, पहले CMD को ओपन करूँगा। इस तरह से पहले मैंने CMD को ओपन करा और यहाँ पे मैं पहले अपनी ड्राइव दूंगा G, फिर G के अंदर जो मेरे पास फोल्डर है CD और उसके बाद उस फोल्डर का नाम, फिर उसके आगे उस फोल्डर का नाम, फिर उस फोल्डर का नाम और फिर जाके मैं उनको एक्सेस कर पाता था। लेकिन Git Bash के अंदर क्या है कि आप जब एक दफ़ा
इस प्लगइन को इंस्टॉल कर ले तो आप जिस भी डायरेक्टरी के अंदर चले जाओ, उससे आगे किसी भी आप फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर चले जाओ, जैसे आपने राइट क्लिक करके और यहाँ पे ओपन गिट बैश कर लेना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे सारी वो कमांड लिख सकते हो। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, यहाँ पे कोड और उसके बाद आपने डॉट लिखना है। इससे क्या होगा कि ये वाला जो आपका फोल्डर है ये इसको VS कोड के अंदर ओपन कर लेगा। अक्सर हमारे पास काफ़ी और प्रोजेक्ट भी होते हैं, तो हमें जिस स्पेसिफिक फोल्डर के अंदर काम करना पड़ रहा हो या हमें करना है, तो हम इस तरह से उसको ओपन करते हैं। क्योंकि प्रीवियस अब मेरे पास काफ़ी प्रोजेक्ट है जिनके ऊपर मैं एट द सेम टाइम काम कर रहा हूँ, तो अगर उनमें से मुझे वैसे ओपन करना पड़ जाए इस फोल्डर को, तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल है, तो मैं यहाँ पे गिट के थ्रू इसको ओपन कर लेता हूँ। अब जैसे ओपन करेंगे ये मेरे पास VS कोड ओपन हो गया। इसको मैं यहाँ पे फुल स्क्रीन के ऊपर ले लेता हूँ। इसको यहाँ पे मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा जूम, यहाँ पे और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। अब इसके अंदर आपने 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। एक आपका फोल्डर क्रिएट होना है फ्रंट एंड के लिए और एक आपका फोल्डर क्रिएट होना है बैक एंड के लिए। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे मैं सिंपली आऊँगा फोल्डर के ऊपर और यहाँ पे मैं इसको लिख दूँगा बैक एंड आ गया। अब फ्रंट एंड के लिए क्या करना है, हमने React.js को इंस्टॉल करना है। अब React.js को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे आओगे अपने टर्मिनल के अंदर, और जो React.js है ना, इसको इंस्टॉल करने के आपके पास मल्टीपल तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे ईजीएस्ट बताऊंगा। मैं यहाँ पे आपको पहले चेक कराऊंगा कि React इंस्टॉल विद वीट, ये आपके पास एक प्लगइन है जिसकी मदद से आप React को इंस्टॉल करना चाहो, Vue को इंस्टॉल करना चाहो, या सिंपली आपको जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना चाहो, तो आप जस्ट 1 मिनट के अंदर बना सकते हो। वैसे भी आप React.js को इंस्टॉल कर सकते हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाके, लेकिन यहाँ पे ये हमें अलाउ करता है कमांड के थ्रू। ये हमारे पास कमांड है npm create with @latest, और ये आपके हर जो विंडो है उसके ऊपर काम करेगा। सिंपली इसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको आपने पेस्ट कर देना है। वैसे भी आप लिख सकते हो npm create with @latest और फिर आपने यहाँ पे इंटर कर देना है। जैसे आप इंटर करोगे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाएंगे। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे। अब ये मेरे पास आ गया कि आप अपने प्रोजेक्ट का क्या नाम रखना चाहते हो, तो मैं इसका नाम रख दूंगा फ्रंट एंड। ठीक हो गया, एक हमारे पास हो गया बैक एंड और एक हमारे पास हो गया फ्रंट एंड। अब फ्रंट एंड के अंदर हम React.js को इंस्टॉल करेंगे। अब इसको क्लिक किया, अब ये मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं, वनीला के अंदर, व्यू के अंदर, React के अंदर। अब ये ना मेरे पास जो एरो कीज़ हैं कीबोर्ड के ऊपर, उसकी मदद से मैं इसको नेविगेट करवा रहा हूँ। मैं आ जाऊँगा React के ऊपर, फिर इसको मैं करूँगा इंटर। अब इंटर करने के बाद React में आप जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट, तो मैं यहाँ पे सिंपल जावास्क्रिप्ट के ऊपर आऊँगा ताकि मैं इसको बिल्कुल आसान रख सकूँ इस प्रोजेक्ट को। फिर इसको क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद सिंपली इसको मैंने जैसे क्लिक किया, ये फ्रंट एंड के अंदर मेरे पास सारे जो फोल्डर स्ट्रक्चर है वो आ गया React.js का। अब ये मुझे बता रहा है कि आप इन 3 कमांड्स को बारी बारी लिखो। अब सबसे पहले मैं लिखूँगा cd फ्रंट एंड। इससे क्या होगा कि मैं इस फोल्डर के अंदर नेविगेट कर जाऊँगा। उसके बाद मेरे पास आ रहा है npm इंस्टॉल। अब npm इंस्टॉल क्या है कि आपके जितने भी नोड पैकेजेस हैं वो आप इसकी मदद से इंस्टॉल कर लोगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा npm और इंस्टॉल, इसके ऊपर क्लिक किया और फिर आपने कर देना इंटर। जब आप इंटर करोगे यहाँ पे आपकी थोड़ी सी देर लगनी है, क्योंकि नोड जैसा आपके सारे पैकेजेस इंस्टॉल करेगा। इसमें आपका टाइम थोड़ा लगे ज़्यादा लगे, आपने जस्ट वेट करना है जब तक ये कमांड कंप्लीट ना हो जाए। अब ये कमांड हमारे पास कंप्लीट होगी। अब हमारे पास थर्ड कमांड रहती है npm run div। मैं यहाँ पे लिखूँगा npm run और div। अब इसके ऊपर मैं अगर इसको ओपन करता हूँ ना, ओपन करने के बाद मैं सिंपल अपने कंप्यूटर के अंदर React.js को ओपन कर सकता हूँ, मतलब अपने इस प्रोजेक्ट को। लेकिन मेरे पास यहाँ पे ना एक और भी ऑप्शन आता है यहाँ पे --host का। मैं ज़्यादातर ना इसको यूज़ करता हूँ। मैं ये ना आपको एडिशनल टिप्स बता रहा हूँ React.js के साथ काम करने के लिए। मतलब मेरे पास एक अलग से लैपटॉप भी होता है, कंप्यूटर भी होता है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे इसको मैं आपको होस्टिंग सर्वर भी इसका ओपन करके बताता हूँ। इसको पहले आपने Ctrl+C करके क्लोज कर लेना है, वह किया। फिर आपने यहाँ पे लिखना npm run div और यहाँ पे -- 2 दफ़ा डाल के फिर -- और फिर आपने होस्ट, ये जो आपके पास कमांड आ रही है ऊपर ये वाली, कि आप इसको होस्ट किस तरह से करते हो। फिर आप इसको क्लिक करोगे। अब इसको क्लिक करने के बाद अगर आप किसी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बना रहे हो, आप React.js के अंदर वेबसाइट बना रहे हो और आप उसको रिस्पॉन्सिव करना चाहते हो, तो सेम इस URL को आप अपने मोबाइल के ऊपर ओपन कर लो, तो आप डायरेक्ट मोबाइल के ऊपर इसका व्यू देख सकते हो कि मेरी वेबसाइट जो है वो
कितनी रिस्पॉन्सिव है। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेस थोड़ी है या आपने टाइम बचाना है, जिस तरह से मैं करता हूँ, तो मैं इसको कॉपी करके इसका जो प्रीव्यू है ना, ये नेटवर्क वाला, ये आपके पास ना एक चीज़ होनी चाहिए कि आपका लैपटॉप कंप्यूटर एक ही इंटरनेट कनेक्शन के साथ लगे हों। अगर नहीं लगे होंगे फिर आपके पास काम नहीं करेगा। और अगर आपके पास मोबाइल के ऊपर भी आपने काम करवाना है, मतलब मोबाइल के ऊपर भी आप इसको व्यू करना चाहते हो, तो आप मोबाइल के ऊपर भी सेम इंटरनेट कनेक्शन लोगे आप। चूँकि मेरा नेट चलता है मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के ऊपर भी और कंप्यूटर के ऊपर भी, तो इसलिए मुझे कोई मुश्किल नहीं होती। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट ओपन हो गया विट प्लस रिएक्ट। अब इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये मेरे पास इसके अंदर काउंटिंग ऐड हो रही है। अब इस यूआरएल को आप मोबाइल के ऊपर ओपन कर लो, साथ वाले लैपटॉप के ऊपर ओपन कर लो, या किसी और डिवाइस के ऊपर ओपन करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। तो ये आपके पास एक एडिशनल टिप है कि आप पोस्ट किस तरह से करते हो। अगर आपने ना करना हो तो सिंपली आपके पास ये फर्स्ट वाला यूआरएल आ जाएगा, आप इसी को ओपन करके इसके ऊपर भी आप अपने प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस को देख सकते हो। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई होगी कि हमने किस तरह से रिएक्ट.जेएस को इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद हमने इसको किस तरह से सेटअप करना है, मतलब किस तरह से हम इसको होस्ट करवा सकते हैं और किस तरह से हम इसको अपने लोकल पीसी के ऊपर इसको देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो इसकी एडिशनल जितनी भी ये चीज़ें सारी डिलीट करता हूँ, क्योंकि हमने अपने प्रोजेक्ट को बिल्कुल सिंपल वे में लेके चलना है। तो मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ इस CMD को। अब आता हूँ SRC के अंदर। अब इसके अंदर जितनी भी फालतू फाइल्स हैं, फालतू का मतलब जो हमारे अभी काम की नहीं है, उन सबको मैं डिलीट करवा दूंगा। अब जिस तरह से मेरे पास main.js है, इसको भी आपने रहने देना है। index.css इसको आप डिलीट कर दो, ये हमें इसे ये नहीं चाहिए क्योंकि हमने CSS अपनी रखनी है। main.js के अंदर आप ये index.css लगी हुई है, तो आप इसको यहाँ से हटा दोगे। हटाने के बाद आपने क्या करना है, इस फाइल को सेव कर देना है। फिर आपने आ जाना है app.css के अंदर। अब आपकी जो app.css है, ऐसा हमें उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बेशक इसको रहने देंगे, लेकिन आप इसका जो स्टाइलिंग वाला कोड है वो सारा हम डिलीट कर देंगे। फिर आ जाएंगे हम app.jsx के अंदर। अब app.jsx के अंदर ये फालतू का कोड लिखा हुआ है जो हमारे काम का नहीं है, इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। फिर ये जो लोगो आ रहे हैं इनको भी डिलीट कर दूंगा क्योंकि ये मेरे काम के नहीं है। और app.css को मैं रहने दूंगा। अगर मुझे कोई CSS लिखनी होगी ऐप के अंदर, या ऐसी कोई CSS लिखनी होगी जो मुझे पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करवानी है, तो मैं इसके ऊपर कर सकता हूँ। सामने हमें कोई ऐसा डिज़ाइन या ऐसी स्टाइलिंग जो है हम पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हो, तो आप इस तरह से उसको लगा सकते हो। अब इसके अंदर जस्ट हम लिख देंगे हेलो वर्ल्ड और इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं और जय आ गया हमारे पास। अब इसको सेव करा, उसके बाद आपने आ जाना एसेट्स के अंदर। अब एसेट्स के अंदर आपके पास आ रहा है रिएक्ट SVG, इसको आप रहने दो, ऐसा इसका कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे हम इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद जैसे ही मैं यहाँ पे आऊँगा तो मेरे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। तो अब हमारे पास बिल्कुल न्यू फ्रेश जो है ना, वो हमारे पास प्रोजेक्ट आ गया रिएक्ट.जेएस का। अब इसके अंदर हम अपनी मर्जी से सारा कोड लिख सकते हैं। आई होप आपको डे 1 के अंदर काफ़ी चीज़ें समझ आई होंगी कि हम किस तरह से Node.js को इंस्टॉल करते हैं, किस तरह से React.js को इंस्टॉल करते हैं, हम किस तरह से अपनी जो फाइल्स है उसको सेटअप करते हैं। इसके अलावा एडिशनल जो टिप्स थी, आई होप आपको उनका भी पता चला होगा कि इसके अंदर हम एडिशनल जो टिप्स हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपका कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब उसके बाद आपने MongoDB का अकाउंट बनाना है। MongoDB का अकाउंट बनाने के लिए सिंपली आपने गूगल पे आके लिखना है MongoDB @last। यहाँ पे आप सिंपली ये भी लिख सकते हो MongoDB/cloud/@last। यहाँ पे आ जाना है आपने। इसको मैं आपको जो हमारे पास ये विंडो है इग्निटो, इसके अंदर ओपन करके बता देता हूँ कि आपने इसके अंदर अकाउंट किस तरह से बनाना है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ें हैं, जस्ट आपने इनको फॉलो अलॉन्ग करना है, चीज़ों को समझना है और हर चीज़ आपके लिए आसान है। जस्ट आपने तवज्जो रखनी है कि कौन सी चीज़ मैं कैसे बता रहा हूँ। मेरी भी ये कोशिश होगी कि आपको एक एक पॉइंट जो है मैं क्लियर करूँ। अब जैसे आप इसको करोगे तो आपके पास यहाँ पे आ रहा है साइन इन और ट्राई फ्री। आप ट्राई फ्री के ऊपर क्लिक करोगे यहाँ पे, या आप डायरेक्टली साइन इन के ऊपर क्लिक कर दोगे तब भी आपके पास साइन अप का आगे ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसके ऊपर साइन अप कर लो। क्योंकि जब साइन इन बंदा नहीं कर सकता तो नीचे ऑप्शन आ ही रहा होता है, लेकिन आपने सिंपली आ जाना इसके ऊपर और यहाँ पे आपके पास आ गया रजिस्टर फॉर्म। यहाँ पे मैं तो डायरेक्टली साइन अप विद गूगल कर देता हूँ, मैं कभी इस फॉर्म का फिल नहीं करता। तो आप इस सिंपली साइन अप विद गूगल कर दोगे। साइन अप विद गूगल करने के बाद आपके पास कुछ ऑथेंटिकेशन आएंगे। सिंपली आपने एग्री करना है कि हाँ जी मैं इसके साथ अकाउंट बनाना चाहता हूँ। और ये जो वेबसाइट है MongoDB, इसके पास हमारे यूज़र की जो डिटेल्स है जो हमने यहाँ पे देनी थी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी जो हमने वहाँ पे मैनुअली देनी थी, अब सिंपल साइन अप विद गूगल के साथ उनके पास चली जाएंगी।
उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे। मैंने जो ऑलरेडी अकाउंट बनाया हुआ है तो मैं इसको कर लूँगा साइन इन। इसका अकाउंट बिल्कुल ईजी है, जिस तरह से मैंने आपको बताया, सिंपली आपने इसको फॉलो करना है और आपके लिए सारी चीज़ें आसान है। जैसे आप इसको करोगे फिर आपके पास इसका आगे एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरह से। अब मैंने ऑलरेडी गूगल के साथ किया हो तो मैं डायरेक्ट इसको गूगल के साथ ही ओपन कर सकता हूँ। आप यहाँ पे गिटहब के साथ भी और ईमेल एड्रेस दोनों के साथ इसको कर सकते हो। साइन इन करने के बाद आपके पास इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। अब डैशबोर्ड के ऊपर आपके पास ये सारे ऑप्शंस हैं। हो सकता है जब आप स्टार्ट में क्रिएट कर रहे हो अकाउंट तो आपके पास ऑप्शन थोड़े से डिफरेंट हो, मतलब डिफरेंट नहीं होने, आपके पास जस्ट आ सकता है प्रोजेक्ट का नाम दो, फिर उसके बाद आपके पास आएगा कि आप यहाँ पे आके क्लस्टर क्रिएट करो। अब मोंगोडीबी के अंदर एक प्रोजेक्ट के अंदर आप जस्ट एक ही फ्री क्लस्टर बना सकते हो। इसके अलावा अगर आपको क्लस्टर बनाना है तो आपको उसके लिए पे करना पड़ता है। अब चूंकि मैंने एक प्रोजेक्ट 0 बनाया हुआ है तो इसके अंदर मेरे पास ऑलरेडी एक क्लस्टर है, ऑलरेडी डेटाबेस है ब्लॉग के नाम से, तो मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट को क्रिएट कर लूँगा। अगर आपने भी पहले कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है तो देन आप इस जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करो, जहाँ पे आपके पास प्रोजेक्ट लिखा हुआ है 0। फिर यहाँ पे आपके पास सारा व्यू ऑल प्रोजेक्ट और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू प्रोजेक्ट, तो मैं यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे मैं अपने प्रोजेक्ट का नाम दूंगा। अब मेरे पास पहला जो प्रोजेक्ट है उसका नाम था प्रोजेक्ट 0, तो यहाँ पे मैं इसका नाम कर देता हूँ माई ब्लॉग्स। अब जो पहले वाला है उसकी जो डेटाबेस है उसका नाम था ब्लॉग और इसका मैं यहाँ पे कर दूंगा माई ब्लॉग। और बाकी जितने भी ऑप्शंस हैं इनको आपने एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि ये ऑप्शनल है और मैं तो कभी इनको छेड़ता नहीं हूँ। आपने इसके साथ कोई पंगा लेना तो ले सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अब नेक्स्ट आओगे, यहाँ पे थोड़ी सी देर लेगा रिलोड होने में और आपके पास आपका जो न्यू प्रोजेक्ट है वो एक क्रिएट कर देगा। अब यहाँ पे जो मेरी ईमेल लगी हुई है इसने इसका ओनर बना दिया। अब यहाँ पे अगर मैं किसी को इनवाइट करके, अगर मिसाल के तौर पे मैं एक और डेवलपर के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ, तो अगर मुझे उनमें से किसी यूज़र को अपनी डेटाबेस की एक्सेस देनी है तो यहाँ से मैं दे सकता हूँ। अब मुझे ऐसा किसी को एक्सेस नहीं देनी तो मैं सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर दूँगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद ये आपका प्रोजेक्ट लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। अब ये सारे आपके पास ऑप्शंस आ गए। अब यहाँ पे आपके पास सारा क्रिएट है क्लस्टर, तो मैं यहाँ पे क्लस्टर को क्रिएट करूँगा। तो क्लस्टर को क्रिएट करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा क्लस्टर का नाम। अब मैं क्लस्टर का नाम यहाँ पे दूंगा सेम जो मेरे पास था प्रोजेक्ट का नाम, माई ब्लॉग्स। अब यहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट पैकेजेस आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 0 वाले को करूँगा क्योंकि अभी मैंने पे नहीं करना। अब क्लस्टर के अंदर यहाँ पे मैं अपने क्लस्टर का नाम दूंगा। मैं यहाँ पे इसका नाम दे दूंगा माई ब्लॉग। आप डेटाबेस का नाम भी रख सकते हो या जो प्रोजेक्ट का नेम है वो भी रख सकते हो, कोई और भी रख सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर जो मेरे प्रोजेक्ट का नाम होता है वही मेरे क्लस्टर का नाम होता है। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इसमें से आपने फ्री वाले को सिलेक्ट कर लेना। अगर बाकी में से किसी को सिलेक्ट करोगे तो फिर आपको पे करना पड़ेगा और बाकी सारी सेटिंग आपने एज इट इज़ रहने देनी। यहाँ पे आपने अमेजोन वेब सर्विस रहने देना है, यहाँ पे जो रीजन है वो भी आपने एज इट इज़ मुंबई ही रहने देना है और यहाँ पे आपने क्रिएट डेवलपमेंट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद मेरे पास ये विंडो ओपन होगी जिसके अंदर लिखा हुआ है कनेक्ट टू माई ब्लॉग। अभी इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर हमने जो डेटाबेस है उसको कनेक्ट करना है हमारे Node.js सर्वर के साथ। अभी हमने चूँकि Node.js सर्वर क्रिएट नहीं किया तो मैं इसको यहाँ पे सिंपली क्लोज कर दूंगा। क्लोज करके इसको एक दफ़ा रीलोड कर देंगे। जैसे हम Node.js सर्वर को सेटअप करेंगे फिर उसके बाद हम इसको कनेक्ट कर लेंगे।